वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस 1979 से लेके 2024 तक। तो आप जानते ही होंगे इस यूट्यूब सीरीज के बारे में, जिसमें हम पीवाईक्यूज के साथ साथ थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो, साइंस एंड टेक की हो, ज्योग्राफी की, और भी वीडियोस आ चुकी हैं। तो जाइए और उन सभी वीडियोस को देखिए। सेम जो क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं, यही क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू पोर्टल पर भी जाकर इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को। फर्दर एडुकेमिस के साथ साथ आपको जीएस क्लास नोट्स भी दे रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ नहीं करना है, सीधा डाउनलोड करना है इन नोट्स को, और इन नोट्स को डाउनलोड करके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने जीएस के कंटेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की जो थीम है, आज के जो क्वेश्चंस है, वो है एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस इसके ऊपर आते रहते हैं, और इस पे भी जो है कवरेज होगी सारी की सारी। तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to micro irrigation, which of the following statements are correct? First is fertilizer nutrient loss can be reduced. Second, it is the only means of irrigation in dryland farming. And third is, in some areas of farming, receding of groundwater table can be checked. Select the correct answer using the code given below. ठीक है। एक और चीज, जब भी आप अपने क्वेश्चंस को मार्क करें, एक बार ये देख लें कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि कई बार इसी में ही हड़बड़ाहट हो जाती है और करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। देखिए, क्वेश्चन जो है माइक्रो इरिगेशन का है, और जब जब माइक्रो इरिगेशन वर्ड आता है तो आपके दिमाग में दो चीज जरूर आती होंगी, एक ड्रिप इरिगेशन और दूसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, बहुत ज्यादा जब भी हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो इन्हीं को लेके बात करते हैं। तो अगर ड्रिप इरिगेशन डाली जाए या स्प्रिंकलर इरिगेशन डाली जाए, क्या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस रिड्यूस किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का यही मतलब होता है कि जो पानी है वो ड्रिप बूंद बूंद करके जाता है, वो सीधा रूट्स में जाके लगता है पानी। और रूट्स में जब जाके पानी लगता है तो बिल्कुल सही जगह पे लगता है। वहां पे एक्सेसिव वाटर नहीं अवेलेबल होता प्लांट्स के लिए और उनकी रूट्स के लिए। अगर एक्सेसिव वाटर होता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है बह जाते हैं पानी के साथ। तो इसलिए फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। सेकंड है, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, दैट इज ओनली। यही अपने आप में एक डाइसी वर्ड है। ओनली वर्ड जब भी आ जाए तो एक बार बड़ा ध्यान से चीजों को देखें और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली मीन्स नहीं है ये। इसके अलावा अगर आप ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है, वहां पे कंटूर बर्डिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा टैंक्स वगैरह भी यूज किए गए हैं किस किस कंट्रीज में जहां ड्राईलैंड फार्मिंग की गई है। तो ओनली आ गया तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट इज, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। यस, अगर ड्राईलैंड फार्मिंग हम कर रहे हैं तो जब अगर हम ज्यादा पानी निकालते हैं तो वो ग्राउंड से ही निकालते हैं, और ग्राउंड से जब हम निकालते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर टेबल ही रिड्यूस होती है। तो वही वो कह रहा है कि अगर ड्राईलैंड फार्मिंग करेंगे, अगर माइक्रो इरिगेशन हम करेंगे, ड्रिप करेंगे या स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे, तो हमें ग्राउंड वाटर से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है चेक किया जा सकता है, यानी कि उस पर रोकथाम की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द राइट वन, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है following are the characteristics of an area in India, and first is hot and humid climate, second annual rainfall of 200 centimeter, hill slopes up to an altitude of 1100 meters, annual range of temperature 15 to 30 degrees Celsius. Which one among the following crops are you most likely to find in the area described above? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक भी लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, क्रॉप्स को देख लेते हैं। ऊपर वाले तो आपने देख ही लिए हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड एक रैबी क्रॉप है। ठीक है, रैबी क्रॉप मतलब विंटर वाली क्रॉप है। और यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से इसको मैं कंप्लीटली डिस्कार्ड करता हूँ। मस्टर्ड तो होगा ही नहीं। कॉटन, कॉटन भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जैसी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो एक सेमी एरिड एरिया में भी ग्रो की जा सकती है। मेजर जो यूनिक फीचर उसके चाहिए वो हमें चाहिए कि 210 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेट होना चाहिए। तो कॉटन को भी मैं सिरे से खारिज करता हूँ। नेक्स्ट इज पेपर, एंड डी इज वर्जीनिया टोबैको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेपर, पेपर जो है वो मसाले हैं, ज्यादातर केरला में उगाए जाते हैं। ब्लैक पेपर बहुत फेमस है आपका केरला का। और अगर आप पेपर के बारे में सोचें तो आप देखेंगे कि केरला का जो कंडीशन है वो लगभग ऐसा ही है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। एनुअल रेनफॉल अच्छा खासा होता है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले केरला में आके स्ट्राइक करते हैं। और हिल स्लोप्स भी वहां पे हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट वाला एरिया है तो हिल स्लोप्स भी है, 1100 मीटर्स तक लगभग लगभग रहता है।
और एनुअल टेम्परेचर रेंज भी 15 to 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चारों कंडीशंस को अच्छी तरह से मीट कर रहा है पेपर, तो इसीलिए पेपर आएगा। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन वॉज डी, वर्जीनिया टोबैको। इसको भी मैं रूल आउट और आसानी से कर सकता था, क्योंकि टोबैको जो है वो सैंडी सॉइल्स में ग्रो होता है। ठीक है, सैंडी सॉइल्स में ग्रो होता है, उसको भी कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए, वो भी ड्राई फार्मिंग का ही क्रॉप है। तो इसी हिसाब से भी मैं अगर जाता तो पेपर यानी कि ऑप्शन सी को ही मैं करेक्ट करता। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, और उससे आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 1979 से 2024 के हम जो क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को चाहें और चाहकर इसे एनरोल करें। पहली बात जो इसके अंदर होगी वो ये होगी कि हम 45 ईयर्स के क्वेश्चंस अपनी कवरेज करा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस थीमेटिक तरीके से कवर कराए जाएंगे। पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की वीडियोस बन चुकी हैं, उन्हें भी देख लीजिए, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी की ये वीडियोस तो मिस कीजिए ही मत। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन जो आज मैं आपको करा रहा हूँ, यही आपके पीवाई की पोर्टल पे भी हमें मिल रहे हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडू के भी क्लास नोट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। और इसको भी आप जो है अपनी वैल्यू एडिशन करने के लिए अपने नोट्स को यूज कर सकते हैं। प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा जो 2025 का है वो शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से, तो प्लीज 9 दिसंबर की इस तारीख को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या इनके बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट है कि प्रैक्टिस टेस्ट किया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट और एनालिसिस शीट होगी, जिसमें आप पूरी तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन ठीक किए। जब मैं गेस करता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी ठीक होती है, और जब मैं ब्लाइंडली अगर मारता हूं तो मेरे क्वेश्चन कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। मैराथन सेशंस होंगे, 1-to-1 सेशंस होंगे, ये लंबे लंबे सेशन होने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी आपको इसमें नीड है, जो भी आपको जरूरत होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो भी मसाला चाहिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बुक रीडिंग सेशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक तो रीड करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि बुक रीड करनी कैसे है। और रीड बिटवीन द लाइंस, एक ये बार बार बात की जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो रीड बिटवीन द लाइंस का जो फॉर्मूला है वो हम आपको बताएंगे। रिवीजन सेशन, रिवीजन के बगैर तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन अधूरी है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि रिवीजन सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें हर सेक्शन का, पॉलिटी का अलग से, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से सेक्शन वाइज पूरे आपके टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी होने वाले हैं, सेम यूपीएससी के पैटर्न पे ही, जैसे यूपीएससी पूछता है क्वेश्चंस को। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट का मतलब ये है कि यूपीएससी की एक ट्रेंड रही है कि वो हमेशा वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता रहता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी वो क्वेश्चन पूछने की होती है जो उसने यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे हुए होते हैं। इसलिए हमने यूपीएससी के जो दूसरे पेपर है, जैसे कि सीएपीएफ या फिर सीडीएस, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। करंट अफेयर्स की रिवीजन होगी पूरी के पूरे एक साल के, जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2024 अप्रैल से लेकर 2025 तक का आता है, क्योंकि मई में तो एग्जाम ही हो जाएगा, तो इमीडिएट लास्ट मंथ का आपको करंट अफेयर्स करने की कोई खासा जरूरत है नहीं। सीसैट का सपोर्ट दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम बहुत वीक हैं मैथमेटिक्स में या सीसैट के किसी भी सेक्शन में, उनको पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग करा के सीसैट में सपोर्ट दिया जाएगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, जहां अपने मेंटर्स के साथ आप बात कर पाएंगे, और आपकी अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इशू है, आप उनसे जाके बात कीजिए, उनसे जाके समझिए, रिजॉल्व कीजिए। ठीक है। टेस्ट डिस्कशन होंगे, ऑब्वियसली टेस्ट तो होंगे ही, अगर टेस्ट होंगे तो डिस्कशन भी होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और लास्ट है 12th वन, दैट इज प्रयास। हमारी जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की सीरीज है उसका नाम है प्रयास, और इसी के वजह से आपके जो है ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग भी निकलेगी, और ये सब शुरू होने वाला है हमारा 9 दिसंबर 2024 से। ठीक है। तो इसकी एक और चीज के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि 45% स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एनरोल किए थे लास्ट ईयर, वो सभी क्वालिफाई कर गए 2024 के प्रीलिम्स को। और हमारे कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हिट हुए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दुनिया में अगर कुछ चाहिए तो वो यही चाहिए, कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी। प्रोग्राम शुरू हो रहा है आपका 9 दिसंबर 2024 से। अगला क्वेश्चन हम जो बात करते हैं आज के उसमें, वो है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्टेड। देखिए मैचिंग की बात की गई है इसमें। तो एक तरफ बोर्ड दिए गए हैं, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। पहला मैं देख लेता हूँ क्या है। पहला है कॉफी बोर्ड। कॉफी अगर मैं बात करूं कि कहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो अगर कोई इंडिया में स्टेट ऑफ कॉफी है, या कोई ऐसा कहूं कि लैंड ऑफ कॉफी, तो पहला नाम कर्नाटका का ही आता है। ठीक है। कर्नाटका, और कर्नाटका में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है तो वो है आपका चिकमंगलूर। चिकमंगलूर का भी आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स सबके प्यारे बाबा, जो पहले कॉफी के हिल सीड्स लेके आए थे, वो यहीं पे लेके आए थे। तो ऑब्वियसली जब सारी प्रोडक्शन यहीं हो रही है तो ऑब्वियसली हेडक्वार्टर भी यहीं होगा, तो कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। रबर बोर्ड, देखिए रबर जो है सब मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो 75% प्रोडक्शन हो रही है इंडिया में रबर की, वो केरला में ही हो रही है। और केरला में जो सबसे ज्यादा है सिटी है जो जानी जाती है आपका रबर प्रोडक्शन के लिए, वो कोट्टायम है। तो ऑब्वियसली जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी वहीं आपका रबर बोर्ड भी होगा, तो ये रबर बोर्ड आ गया आपका कोट्टयम। ठीक है, दैट इज इन केरला। टी बोर्ड,
टी बोर्ड जो है, टी है कई स्टेट्स में और कई रीजन्स में जो है ग्रो की जाती है, जैसे कि आसाम की टी बहुत फेमस है। दार्जिलिंग में है टी टी और दार्जिलिंग की टी को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा नीलगिरीज और हिमाचल में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको टी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, क्योंकि दार्जिलिंग में जीआई टैग है। दार्जिलिंग की जो टी है, चाय है, वो बहुत ही फेमस है। तो ऑब्वियसली कहीं आसपास ही होगा, अगर टी बोर्ड भी होगा तो टी बोर्ड जो है कोलकाता में बनाया गया है, अंग्रेजी काल के आजादी के बाद ही बना था ये। टोबैको बोर्ड आखिर रह गया, तो ये गुंटूर में है। बाकी मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ आपको कि टोबैको के लिए दो डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस है, एक है गुंटूर और दूसरी है प्रकाशम। ठीक है, दोनों ही आंध्रा में है ये। और तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा मैच द कॉलम ठीक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज चिकमगलूर इज वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन एंड मांड्या इज वेल नोन एज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। देखिए, ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, थोड़ी भी लॉजिक लगाई होगी, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चिकमंगलूर, मैंने पहले ही बताया कि बाबा बुदान हिल्स ने चिकमंगलूर को कॉफी प्रोडक्शन एरिया बनाया, तो शुगर का तो इसमें कोई जाना नहीं, जो अगर जाना जाता है तो अपना कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। मांड्या इज वेल नोन एज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि मांड्या एक प्लेस है कर्नाटका के अंदर और उसको शुगर सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, शुगर सिटी बोला जाता है, उसको कॉफी नहीं बोला जाता। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और मांड्या को शुगर के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं कि कृष्णा राजा सागर डैम है वहां पे, जहां से सारा का सारा पानी शुगर केन जो फार्मर्स हैं उनको मिलता है। ठीक है, क्योंकि शुगर केन को आप जानते हो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो उसको अच्छा खासा पानी चाहिए, ये फैक्ट है, याद रख सकते हैं, अगर हो सकता है शायद आने वाले पेपर में काम आ जाए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी? कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी, डी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 5। देर आर नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन कंट्री, और रीजन ये कहते हैं कि टी प्लांट्स नीड फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। देखिए, अगर ये मैं ये बात कहूं कि नो टी प्लांटेशन, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। अफ्रीका में टी प्लांटेशन तो अच्छी खासी है, केनिया में है। ठीक है, टैंजानिया में आपको टी प्लांटेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट केनिया की जो रेड टी है, रेड टी तो बहुत ही फेमस हो रही है केनिया की, और मार्केट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है रेड टी। तो रेड टी तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत ही होगी। ठीक है, टी प्लांट्स नीड फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि टी प्लांट्स को जो है फर्टाइल सॉइल चाहिए हाई ह्यूमस का। बट की पॉइंट इसमें ये है कि टी प्लांट्स को ऐसा सॉइल चाहिए जहां से वेल ड्रेन्ड हो सके, ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा हो। ठीक है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल की तरफ ज्यादा बात करेंगे। तो हाई ह्यूमस चाहिए, हाँ हाई ह्यूमस चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट होता है तो उसका वाटर रिटेंशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि टी प्लांटेशन अफ्रीका इसने बोल दिया, आप देखेंगे तो जो आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वो एक ऐसा एरिया है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या काफी टी कल्टीवेशन हुआ है, क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक सॉइल्स जो है आपके वो डिपॉजिट हुए पड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है सिक्स क्वेश्चन। 2005 में ये पूछा गया था, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल द 5 नोन कमर्शियल वैराइटीज ऑफ सिल्क, एंड सेकंड इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। इंडिया इज द कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नोन कमर्शियल वैराइटीज, ये बिल्कुल ठीक बात है। लगभग लगभग सारी वैराइटीज हम बनाते हैं, टसार हम बनाते हैं, एरी हम बनाते हैं, मूगा हम बनाते हैं, ठीक है, ओक हम बनाते हैं, और मलबरी भी हम बनाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हम कुछ बनाते हैं तो 75% हम मलबरी सिल्क बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स क्लाइमेट यहाँ का रहता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। पांचों की पांचों सिल्क वैराइटीज यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। देखिए, ये कहना थोड़ा सा डाइस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर शुगर प्रोडक्शन में अगर किसी का नंबर आता है तो ब्राजील या क्यूबा का ही आता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोग लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं वर्ल्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है और शुगर हमारे यहाँ कंज्यूम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 इज राइट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया produces more rice than the western coast, and reason is eastern coast receives more rainfall than the western coast। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वो ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है वेस्टर्न कोस्ट से, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेल्टाज हैं, बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी है, इसके अलावा अलूवियल सॉइल भी यहाँ पे अच्छा खासा है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इन सब चीजों को की डिमांड से मीट हो रही है, तो फर्स्ट असर्शन इज राइट।
नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट। ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं तो वो सबसे ज्यादा रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स में ही देते हैं, तो यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे ही देते हैं। तो इस हिसाब से तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत ही हो गया, तो हम कहेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। Consider the following statements. India is the original home of cotton plant. India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety leading to increased production. And which of the statements are correct? ठीक है, इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम बार बार हिस्ट्री में भी यही बात करते रहे हैं कि कॉटन जो है, कॉटन बार्ले, ये पहले से ही हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता था। तो यस, ओरिजिनल होम जो है यही कह सकते हैं हम। फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में इसे डेवलप किया हाइब्रिड कॉटन वेराइटी। अक्सर ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग थोड़े से रिपल करते हैं इसको, या फिर हम लोग सोचते हैं कि इंडिया तो फर्स्ट कंट्री हो ही नहीं सकती यार, क्योंकि किसी भी हाइब्रिड कॉटन को या कोई इन्वेंशन में हमेशा इंडिया पीछे रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन जो अगर वर्ल्ड में कहीं भी बनाया था तो H4 के नाम से बना था, वो इंडिया में बना था 1970 में। और जो बनाया था जिन्होंने, उनका नाम था चंद्रकांत पाटिल। और चंद्रकांत पाटिल को इंडिया में फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो गई, बोथ 1 एंड 2। एट क्वेश्चन हो गया, नाइन्थ की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका एंड विच ऑफ दीज आर ऑफ व्हीट। देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल पीसीएस लेवल का क्वेश्चन टाइप का। पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो वही बता सकता है जिसने या तो खेती करी हो, या फिर वो बता सकता है जिसने इसके बारे में कभी पढ़ा हो। तो व्हीट की अगर मैं बात करूं तो अर्जुन तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे घर में भी कई बार अर्जुन व्हीट को लेके आते हैं पिसवाने वगैरह के लिए। बाकी दूसरी चीज तो मुझे भी नहीं मालूम थी जब ये हो रहा था, मतलब पीवाई, क्योंकि मैं देख रहा था। तो अर्जुन तो है वीट, और दूसरा जो है सोनालिका है। ये दोनों वीट के हैं, और ये दोनों जो है जया और पद्मा, जो किसी लड़की के नाम भी हो सकते हैं, वो राइस है। ठीक है, तो आप देखिए 1 एंड 4 जो है करेक्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 10th की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ऑस्ट्रेलिया कैटल rearing इज डन फॉर मीट देन फॉर मिल्क, एंड द रीजन इज ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कैटल रियरिंग मीट के लिए की जाती है रादर देन मिल्क, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो अगर टोपोग्राफी है वो ज्यादा एरिड और सेमी एरिड का ही टाइप है। और नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप जाएंगे, नॉर्थ में अगर आप देखें तो ये आपका नॉर्दर्न टेरिटरी हुआ, या फिर ये क्वींसलैंड वाला एरिया हुआ, तो ये बहुत ही डेजर्ट टाइप के एरियाज हैं। और यहाँ पे ज्यादातर जो है जो कैटल रियरिंग होती है वो मीट के लिए ही हो रही है, मिल्क उनका ज्यादा नीड नहीं है। मिल्क के लिए अगर वो कोशिश करते हैं तो साउथ में, जैसे कि विक्टोरिया विक्टोरिया वाला जो एरिया है, या फिर न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस इतनी एरिड नहीं है जितनी नॉर्थ की है। ठीक है, तो मीट ज्यादा है, ज्यादातर उसी का एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बार बार टॉप 10 में आता है बीफ एक्सपोर्टिंग उसमें। तो ये बात ठीक है, कैटल इज रियरिंग डन फॉर मीट देन फॉर मिल्क। ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलियंस वेजिटेशन ट्रेडिशनली वो नॉन वेजिटेरियन है, बीफ खाते हैं, लैम्ब खाते हैं, चिकन खाते हैं, यही सब उनका ज्यादातर खाना पाना पीना है, डाइट उनकी जो है वो इसी तरीके से है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि आर एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, क्योंकि कोई आदमी ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन है इसलिए वो कैटल रियरिंग कर रहा है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो है उनका क्लाइमेट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वास्ट एरिया जो है उनका एरिड है, सेमी एरिड है, वास्ट ट्रैक्स है, बहुत रेगिस्तान टाइप का एरिया है। तो बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट, क्योंकि वो अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ता है मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रो मेंटर टिप के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ें या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन या टॉपिक्स को कवरेज करने की कोशिश करें, तो कुछ चीजों पे फोकस रखें। वन इज क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसे हो रहा है, या फिर कहीं कहीं नई नई जगहों पे कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो बहुत सारी जगहों पे, जैसे पंजाब में कभी कॉटन उगती नहीं थी लेकिन वो भी उगने लगी। नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स वो सब आपको पता होना चाहिए, एक्वापॉनिक्स के बारे में, हाइड्रोपॉनिक्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या चल रहा है। इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट का तो लगभग हर एक 2 साल के अंदर क्वेश्चन आता है। आज भी हमने एक सॉइल मैनेजमेंट का क्वेश्चन किया है जिसमें माइक्रो इरिगेशन और फर्टिगेशन के बारे में बात की थी, कि अगर माइक्रो इरिगेशन दी जाती है तो क्या न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस होंगे उसका रन ऑफ एंड ऑल या नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर कोई करंट में न्यूज रही है या इकोनॉमिक सर्वे या किसी उसमें पूछा गया है तो। मैं यही कहूंगा कि स्पेसिफिक रहिए, जर्नलिस्ट ना बनिए। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करके रखेंगे या फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो आप जो है जल्दी इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और मैं इसको खत्म करने से पहले एक और चीज बता देना चाहता हूँ
कि अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जो 9 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें 10% ऑफ मिले आपको एडुकेमी प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में, जो कि आपको हेल्प करेगा क्रैक करने में 2025 के यूपीएससी एग्जामिनेशन को, तो आप यूज कीजिए कोड अजय 10, ठीक है, AJY10, and you will get a benefit of or a discount of 10% off on this एडुकेमी प्रीलिम्स प्रोग्राम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए काम पे अपने, और हम फिर से आएंगे एक बार नई वीडियो लेके आपके लिए, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे सकें, अच्छी प्रिपरेशन करा सकें, आपकी मदद कर सकें। अगर आप में से किसी का भी एग्जाम निकलता है तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए तो है ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।